दोस्तों नमस्कार। अगले महीने दो राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। हालांकि इसके साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का दावा करने वाली सरकार का चुनाव आयोग तीसरे राज्य में और चौथे राज्य में चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है। बहाना उसका ये है या तर्क उसका ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने की वजह से महाराष्ट्र में सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज की चर्चा हरियाणा पर ही मैं केंद्रित कर रहा हूं। दरअसल हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव होना है 1 अक्टूबर को, और नतीजे 4 तारीख को आएंगे, 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोकसभा चुनाव के पहले वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। नायब सिंह सैनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। वो दांव खेला गया, बावजूद इसके हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से केवल 5 सीटें बीजेपी जीत सकी। और इस समय हरियाणा में बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में कंगना रनौत जो कूदी हैं और जो उन्होंने बयान दिया है किसान आंदोलन को लेकर के, उसकी वजह से हरियाणा में बीजेपी की साख और ज्यादा फंस गई है। और हालत यह है कि जो विजय रथ है बीजेपी का, वो भले ही आजकल उसके पहिए टूट टाट गए हैं, लेकिन वो हरियाणा में फंसा दिया कंगना रनौत ने। एक तरफ पहले ही बीजेपी ये मांग कर रही है कि चुनाव को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। उसका तर्क त्योहार को दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर विश्लेषक ये कह रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बुरी तरीके से फंसी हुई है और इस समय वहां परिवर्तन सीधे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हाथ से अब हरियाणा भी निकलने जा रहा है? और निकलने ही नहीं जा रहा है। जो मुद्दे हैं जमीन पर, उन मुद्दों में एक और बड़ा मुद्दा अब कंगना रनौत बनने जा रही है। पहले ही महिला पहलवानों के अपमान उत्पीड़न का मसला बीजेपी के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। अभी विनेश फोगट जब पेरिस ओलंपिक से लौटी हैं, जिस तरह का उनका स्वागत हुआ पूरे हरियाणा में, उससे भी बीजेपी को मिर्ची लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है हरियाणा में, और वहां पर किसानों का भी एक बड़ा मूवमेंट अभी तक जारी है। किसानों का बड़ा आंदोलन कोरोना काल के पहले चल रहा था, 2020-21 में, 22 तक रहा, उसके पहले तक 13 महीने तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो किसान जो मूल रूप से जाट समाज से आते हैं, और उनके अतिरिक्त पूरे भारत से, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, या इन राज्यों से भी, राजस्थान से भी तमाम किसान पहुंचे हुए थे उस आंदोलन में। और वो आंदोलन लीड कर रहा था हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और उस आंदोलन को जिस तरीके से बदनाम किया गया था उस समय, उस आंदोलन पर खालिस्तानी होने के आरोप भी लगाए गए थे। जब दिल्ली के लाल किले पर ट्रैक्टर परेड कराई गई थी, उस समय पूरी गोदी मीडिया ने जिस तरीके से ट्रोल मशीन बन करके पूरे आंदोलन को प्रश्नांकित किया था, झूठ परोस करके, कि ट्रैक्टर रैली में जो लोग थे उन्होंने तिरंगा को उतार करके जो सिख पंथ का झंडा है उसको लगा दिया था, जबकि ये बात 100% गलत है। तिरंगा अपनी जगह शान से लहरा रहा था, उसके साथ में वो सिख पंथ का झंडा लगाया गया था, और उसका किसी खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। इस आंदोलन को जिस तरीके से खत्म करने की साजिश की गई, कोशिश की गई, किसानों पर लाठियां बरसाई गई,
उनके आने के रास्ते पर खाइयां खोदी गई, बड़ी बड़ी कीलें गाड़ी गई, उनके ट्रैक्टरों पर पुलिस ने लाठियां चलाई, किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बावजूद उसके वो किसान डटे रहे 13 महीने तक, क्योंकि उनके सामने वो 3 काले कानून थे जिससे उनकी खेती भी उनके हाथ से जा सकती थी। और 13 महीने जब 750 किसानों की शहादत हो गई, तब भी नरेंद्र मोदी खामोश बैठे हुए थे। लेकिन 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलने वाली थीं, उस समय नरेंद्र मोदी प्रकट होते हैं और ये कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, वापस लेते हैं। कंगना रनौत ने उसी किसान आंदोलन पर जो इल्जाम लगाया है वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर के पहले भी सुर्खियों में रही है, आदत हो गई है उन्हें इस तरह के बयान देने की। कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में एक असफल हीरोइन की तरह है आज। हालांकि वो जहां से निकल के गई और बॉलीवुड में जो उन्होंने स्थान बनाया, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। एक महिला और हिमाचल प्रदेश जैसी मंडी जैसी जगह से निकल करके स्ट्रगल करके एक कुछ बड़े फिल्मों में काम करती हैं और उनकी अदाकारी को लोगों ने सराहा। लेकिन कंगना रनौत का शायद ये मंजिल नहीं थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी की तरह व्यवहार करने लगी। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश को आजादी तो 2014 में मिली है, नरेंद्र मोदी तो भगवान का अवतार है। और उनका यह कहना था कि सदियों के बाद इस देश को आजादी मिली, हिंदू राष्ट्र स्थापित हुआ। कंगना रनौत ये भूल गई कि यह देश धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, न तो यहां का शासक कोई अवतार है, न कोई राजा है, एक व्यक्ति है जिसे चुनकर के इस देश के लोग भेजते हैं। और ये देश एक धार्मिक राष्ट्र नहीं है, न धर्म की सत्ता है। लेकिन उन्हें इस चापलूसी का फायदा मिला। 2024 में मंडी से उनको टिकट मिला। इसके पहले भी वो किसान आंदोलन पर अटैक कर चुकी हैं और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार पर हमला किया था। जिस भाषा में वो बात करती रही हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार ने उनके घर के बाहर लगे हुए छज्जे को भी तोड़वाया था और उसके बाद उनको संभवतः 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। कंगना रनौत का जलवा हो गया। लेकिन यही कंगना रनौत जो किसान आंदोलन में बैठी हुई महिलाओं के बारे में कहती थी कि 100-100 रुपए लेकर के ये महिलाएं वहां बैठी हुई हैं, जिस भद्दा कमेंट उन्होंने किया था, इसी वजह से एक एयरपोर्ट पर महिला सुरक्षा कर्मी ने उनको थप्पड़ मारा था कि उस आंदोलन में मेरी भी मां बैठी थी, जिनके लिए इस कंगना रनौत ने कहा कि वहां 100-100 रुपए लेकर के महिलाएं बैठी हुई थी। लेकिन कंगना रनौत का मुंह बंद नहीं हुआ। कंगना रनौत सीखी नहीं, उसे सबक उन्होंने नहीं लिया। और कल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे, महिलाओं के रेप हो रहे थे। और वो ये भी कहती हैं कि किसान आंदोलन को जिस तरीके से दबाया गया था, जिस तरह से क्रूर हमला उस पर हुआ था सत्ता का, वो जस्टिफाइड है। यहां तक वो कहती हैं कि बेहतर हुआ, अच्छा हुआ कि उस समय इतनी ताकतवर सरकार थी जिसमें किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया वो ठीक था। लेकिन किसान वो गलत आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि वो किसान काले जो कानून थे वो तो किसानों के हित में थे। लेकिन सबसे भयानक उनका ये बयान कि उस आंदोलन में महिलाओं से रेप हो रहे थे और लाशें लटकी हुई थी। यही कंगना रनौत नहीं रुकती हैं। वो ये भी कहती हैं कि अगर सरकार इतनी मजबूत नहीं होती उस समय तो ये बांग्लादेश बन गया होता। माने हिंदू महिलाओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदू लोगों के साथ जो बांग्लादेश में मारपीट हो रही है, वही पंजाब में होती। माने उन तमाम किसानों को वो खालिस्तानी कह रही, उन्हें सांप्रदायिक कह रही हैं, उन्हें हिंसक बता रही हैं। और ये जो
कंगना रनौत का बयान है उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी विरोध चल रहा। पंजाब के एक बीजेपी के नेता ने कंगना रनौत को इस तरह से बयान देने के लिए मना किया है कि इस तरह के बयान को न दें। ये जो बयान है वो उन तमाम किसानों का अपमान करते, उस आंदोलन का अपमान करते, और वो किसान हरियाणा के भी थे। अब कंगना रनौत के बयान के साथ बीजेपी के जब लोग हरियाणा के भीतर जाएंगे, प्रचार करने के लिए जाएंगे, तो उनके साथ क्या होगा? उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे? क्या कंगना रनौत के साथ कंगना रनौत का जो बयान है उसके साथ वो लोग हैं, बीजेपी के लोग? ये सवाल वहां जरूर पूछा जाएगा और वो किसान खड़े होकर के ये सवाल पूछेंगे। बिना जवाब दिए वो जा नहीं सकते। क्या बीजेपी कंगना रनौत के इस बयान का विरोध करेगी? और अगर विरोध करेगी तो फिर कार्रवाई क्या होगी? क्या कंगना रनौत की सांसदी जाएगी? क्या कंगना रनौत बीजेपी से इस्तीफा देंगी? अगर ये नहीं होता है तो फिर हरियाणा में बीजेपी का बंटाधार होने जा रहा है। 90 विधानसभा की सीटों पर होने वाले चुनाव में पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। हालांकि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस समय कोई भी इशू काम नहीं कर रहा है। बांग्लादेश का डर दिखा करके या मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला करके तमाम इस तरह की घटनाओं में जिसमें कहीं अपराधी कोई मुस्लिम हो उसका वीडियो वायरल करके लोगों के भीतर डर पैदा करने की जो कोशिश हो रही है वो हरियाणा में चल नहीं पा रही है। अब लोग समझ गए हैं कि ये जो डर दिखाया जाता है मुसलमानों के खिलाफ कि साहब आबादी बढ़ जाएगी, यहाँ दारुल हरब हो जाएगा, मुसलमानों का शासन हो जाएगा, ये सब कितना बेहुदा और कितना बकवास है, तथ्यहीन है, ये लोग समझ गए। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू धर्म खतरे में आ गया। 1200 साल के मुगल शासन में हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे। 200 साल के अंग्रेजों के शासन में हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया। सारे राजा महाराजा अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। लेकिन जिस पार्टी के तमाम सलाहकार, तमाम उनके आका, तमाम उनके वैचारिक अनुषंगी संगठन वो आजादी के आंदोलन में क्या कर रहे थे? आरएसएस सीधे आजादी के आंदोलन के खिलाफ खड़ी हुई थी। अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। हिंदू महासभा ने तो 15 अगस्त 1947 को शोक दिवस के रूप में मनाया था, जश्न उनके लिए नहीं था। आरएसएस ने तो संविधान को खारिज किया था, तिरंगे को खारिज किया था। और कंगना रनौत कह रही हैं कि साहब आजादी तो अभी मिली है और देशभक्ति के प्रमाण पत्र बैठती हैं। ऐसे में हरियाणा में क्या होने जा रहा है? डब्बा गोल या वहां पर अपनी इज्जत बचा पाएगी? जो कुछ भी बचा है बीजेपी के पास उसका पत्ता साफ कर दिया कंगना रनौत ने। अगर नरेंद्र मोदी कंगना रनौत पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो हरियाणा में बीजेपी का हारना लगभग तय हो गया है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपनी इज्जत कितनी बचा पाती है, 90 में से कितनी सीटें हासिल कर पाती है। सरकार तो उसके हाथ से निकल चुकी है, जो कुछ बचा था उसे कंगना रनौत ले डूबी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।